हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब दोस्तों। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम स्पेन की एम्पादरमेंटो के हवाले से बात करेंगे कि स्पेन के अंदर जो एम्पादरमेंटो का प्रोसेस है वो आपको क्यों स्टार्ट करना चाहिए, क्यों आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और इसके फ़ायदे क्या हैं, प्रोसेस क्या है इसका। बहुत से मेरे भाई यूरोप में पढ़ने के लिए आते हैं, काम करने के लिए, डिपेंडेंट वीज़ा के ऊपर आते हैं, फैमिली वीज़ा के ऊपर। काफ़ी सारे लोग घूमने फिरने के लिए विजिटर वीज़ा लेके आते हैं। इनमें से अक्सर लोगों की ख्वाहिश ये होती है कि वो यूरोप में लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी का क़याम चाहते हैं कि वो यहाँ पे किसी तरीके से उनको पेपर मिल जाए, लॉन्ग टर्म पेपर मिल जाए। लेकिन इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर होता क्या है कि लोग जिस कंट्री में आते हैं, छोटे मोटे कंट्रीज़ के अंदर लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया या और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं, तो जो छोटे कंट्रीज़ के अंदर आके लोग वहाँ पे अपने 3-4 साल वेस्ट करके और वहाँ से फिर आगे स्पेन आ जाते हैं, इटली आ जाते हैं पेपर्स के लिए, क्योंकि ये कंट्रीज इजीली पेपर दे देते हैं। अब पहले तो एडवाइस दे दूँ आपको कि भाई अगर तो आपको पीआर चाहिए तो जिस कंट्री में आप आ रहे हो आप वहीं पर रहो, वहाँ पे लैंग्वेज सीखो, अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करो। जब आपके 5 साल पूरे हो जाएंगे आपको पीआर मिल जाएगी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू होती है कि 5 साल का तो सिर्फ टाइम पीरियड वो कहते हैं कि 5 साल के टाइम पीरियड के बाद आप एलिजिबल होते हो पीआर अप्लाई करने के लिए। और भी बहुत सारे लवाजमात होते हैं जो कि अक्सर लोग 5 साल पूरे होने के बाद भी पूरा नहीं कर सकते। बैंक स्टेटमेंट्स, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, इसके अलावा और बहुत सी ऐसी कंपलसरी चीज़ें होती हैं जो कि आप पूरी नहीं कर पाते। और 5 साल का जो अरसा होता है छोटे मोटे कंट्रीज़ के अंदर, वो अक्सर औकात आपका 10-12 साल तक चला जाता है, फिर भी आपको पीआर नहीं मिलती। तो ऐसी कंडीशन के अंदर गाइज आपको अगर कुछ भी नहीं पता, नॉलेज नहीं है आपको ज़्यादा, तो फिर आपको अपनी एम्पादरमेंटो स्पेन में आके करवा लेनी चाहिए। क्योंकि अगर स्पेन के अंदर अगर आपकी एम्पादरमेंटो हुई हो तो 3 साल पूरे होने के बाद आपको स्पेन टीआरसी कार्ड इशू कर देता है और कुछ अर्सा पूरे होने के बाद स्टेप बाय स्टेप आप पीआर या पासपोर्ट तक भी जा सकते हो। अक्सर लोग ऐसे भी हैं जो कि स्पेन में भी रह रहे हैं, 18-18 साल उनको हो गए, स्टिल उनके पास पासपोर्ट नहीं है। तो आपने सबसे पहले एक चीज़ अपने माइंड में रख लेनी है कि आपने अपना टारगेट सेट कर लेना है कि आपको पीआर किस कंट्री की चाहिए और उसके एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो फिर आपने अपने इस पूरे 5 साल का जो प्रोसेस आप गुजारोगे, वेट करोगे, आपने उस 5 साल के अंदर अपनी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर फोकस करना है कि आपने किस किस तरीके से किन स्टेप्स को फॉलो करके आपको इजीली पीआर मिल जाएगी। अच्छा, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि आपको एम्पादरमेंटो कैसे करवानी होगी और उसका प्रोसेस क्या है। एम्पादरमेंटो गाइस 2 किस्म की होती हैं, एक होती है नॉर्मल एम्पादरमेंटो और दूसरी होती है एम्पादरमेंटो ले क्रोज रोजा, यानी कि रेड क्रॉस की एम्पादरमेंटो। रेड क्रॉस की एम्पादरमेंटो बहुत ज़बरदस्त पादरोन होती है, उसको पीछे से कोई कैंसिल नहीं करवा सकता। लेकिन आपको ये स्टार्टिंग में नहीं करवानी। स्टार्टिंग में आपको करवानी है नॉर्मल पादरोन। स्पेन में जाके नॉर्मल पादरोन करवाने के लिए इसका प्रोसेस ये है कि आप यूरोप के किसी कंट्री में किसी वीज़ा स्टेटस के ऊपर भी हो तो आपको स्पेन आना होगा। स्पेन में आपको कोई बंदा तलाश करना होगा, अपना रिलेटिव, जानने वाला या कोई दोस्त, जिसके नाम पे किसी घर का कॉन्ट्रैक्ट हो और वो आपके साथ गवर्नमेंट ऑफिस जाए चल के और वो वहाँ पे जाके गवाही दे कि भाई आप उसके साथ रह रहे हो और आप स्पेन आ गए हो और आपका इंदराज किया जाए। ये होता है एम्पादरोन करवाने का तरीका। अगर आपका कोई जानने वाला रह रहा है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आपका कोई रिलेटिव नहीं रहता तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं जो कि स्पेन के अंदर पैसे दे दिला के आपका ये काम कर देते हैं। अब आपका इंदराज हो गया, स्पेन आ गए हो आप, आपने गवर्नमेंट ऑफिस में जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा दी, आपको ऑन द स्पॉट वो एक लेटर दे देंगे उस वक्त। उस लेटर का मतलब ये होता है कि आपका स्पेन में इंदराज हो चुका है, आपकी एम्पादरमेंटो स्टार्ट हो चुकी है। जब आपको लेटर मिल जाता है तो वो लेटर मिल जाने के 3 साल जब पूरे हो जाएंगे, 3 साल पूरा हो जाने के बाद आप स्पेन का पहला रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब आपने सिर्फ ये पहला लेटर नहीं बनवा लेना, आपने ये पहला लेटर बनवाने के बाद और भी कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मैनेज कर लेने हैं, जिनके अंदर आपका मेडिकल कार्ड होता है। आपने अपना बैंक अकाउंट ओपन करना है स्पेन में। इस डॉक्यूमेंट की बेस पे आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हो जो आपको गवर्नमेंट ऑफिस इशू करेगा। एम्पादरमेंटो करवाने के बाद आपने अपना बैंक कार्ड लेना है, मेडिकल कार्ड लेना है, एक लाइब्रेरी कार्ड होता है आपने अपना वो भी बनवा लेना है और आपने अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस भी बना लेना है। ये आपने एम्पादरमेंटो करवाने के बाद अपने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लेने हैं। उसके बाद आपने कुछ अर्सा गुजरने के बाद आपने अपनी जो नॉर्मल एम्पादरमेंटो करवाई होगी उसको आपने एम्पादरमेंटो ले क्रोज रोजा के अंदर कन्वर्ट करवा लेना है, यानी कि आपने अपनी नॉर्मल पादरोन को रेड क्रॉस के पादरोन के अंदर कन्वर्ट करवा लेना है। उसका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है नॉर्मल एम्पादरोन का, ये भी आपको बता देता हूँ। नॉर्मल एम्पादरमेंटो का नुकसान ये होता है कि वो आपके यहाँ से चले जाने के बाद जो आपका दोस्त होता है या कोई रिश्तेदार होते हैं यहाँ पे, वो अक्सर पीछे से आपका नाम कैंसिल करवा देते हैं उस घर से और आपकी एम्पादरोन रुक जाती है, ख़त्म हो जाती है आपकी एम्पादरमेंटो। तो अगर तो आपका जो दोस्त या रिलेटिव जो है वो बहुत ही क्लोज़ है और आपको पूरा यकीन है कि वो आपका नाम कैंसिल नहीं करवाएगा,
फिर आप उसी को चलने रहने दो। लेकिन अगर आपको ये शक है कि भाई ये एम्पादरमेंटो तो मैंने करवा दिया, लेकिन ये जो मेरा दोस्त है या मेरे जानने वाला ये पीछे से मेरा ये नाम कैंसिल करवा देंगे या मेरी एम्पादरमेंटो ख़त्म करवा देंगे, तो फिर आपको अपनी एम्पादरमेंटो रेड क्रॉस की एम्पाद्रोन में कन्वर्ट करवा लेनी है। अब रेड क्रॉस की एम्पाद्रोन के अंदर कन्वर्ट करवाने का क्या प्रोसेस है ये आपको बताने जा रहा हूँ। अब आपने जो नॉर्मल एम्पाद्रोन करवाई है उसको कुछ अर्सा गुजर चुका है, तो आपने रेड क्रॉस की एम्पाद्रमेंटो करवाने के लिए ये आपको ऑफिस का नाम लिखा नज़र आ रहा है, इस ऑफिस को सर्च करके आपने इस ऑफिस चला जाना है। वहाँ पे जाके आपने उनको कहना है कि भाई मुझे रेड क्रॉस की एम्पाद्रमेंटो करवानी है। वो आपको एक फॉर्म दे देंगे, फॉर्म आपने फिल करना है, वहाँ पे आपने अपना एड्रेस लिखना है, बाकी तमाम डिटेल लिखनी है। जब आप वो फॉर्म फिल करके उनको दे दोगे तो उसके बाद वो आपको एक लेटर देंगे। यहाँ पे गेम ख़त्म नहीं हो जाती बल्कि यहाँ से स्टार्ट होती है। उसके बाद आपने वो लेटर लेके आ जाना है। लेटर लेके जब आप आ जाओगे तो उसके कुछ अरसे के बाद आपको फ़ोन कॉल आएगी। फ़ोन कॉल के अंदर वो आपके साथ अक्सर स्पेनिश में बात करते हैं, सम टाइम इंग्लिश में भी वो बात कर लेते हैं, लेकिन अक्सर औकात स्पेनिश में बात करते हैं। तो वो आपसे आपका नाम पूछेंगे, पासपोर्ट नंबर पूछेंगे और आपसे आपका एड्रेस वगैरह पूछेंगे। आपने उनको वो डिटेल देनी होगी। उसके बाद जब फ़ोन कॉल हो जाएगी तो फ़ोन कॉल के फिर दोबारा कुछ अरसे के बाद वो आपके घर आएंगे। जो आपने एड्रेस दिया होगा वहाँ पे वो चेकिंग करने के लिए आएंगे कि भाई आप वहाँ पे रह रहे हो या नहीं रह रहे। तो ये कोई पुलिस वगैरह नहीं आती, ये सिंपल सिविल कपड़ों में एक दो बंदे आएंगे, वो आपको देख के चले जाएंगे। जब वो आपको विज़िट करके चले जाएंगे तो उसके बाद दोबारा आपने जब वापस जाना होता है यंतो मंतो के ऑफिस, और वहाँ पर आपको वो एक दोबारा लेटर इशू करते हैं। तो जब आपको वो लेटर इशू कर देंगे तो दैट्स मीन कि अब आपकी जो नॉर्मल एम्पाद्रोन है वो रेड क्रॉस की एम्पाद्रोन के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है और अब उसको कोई कैंसिल नहीं करवा सकता। तो गाइज ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया एम्पाद्रोन करवाने का और नॉर्मल एम्पाद्रोन को रेड क्रॉस की एम्पाद्रोन के अंदर कन्वर्ट करवाने का, ये बहुत ही पेचीदा मैटर है। अक्सर लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती कि ये क्यों करवानी है, क्यों रेड क्रॉस के अंदर कन्वर्ट करवानी है। लेकिन जो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ या फॉलो कर लो, जब आपका काम हो जाएगा तो मे भी कुछ अरसे के बाद आपको ये चीज़ें यूटिलाइज हों कि ये कितनी इंपॉर्टेंट थी और ये क्यों मैंने कहा है कि आप अपनी नॉर्मल एम्पाद्रोन को रेड क्रॉस की एम्पाद्रोन के अंदर कन्वर्ट करवा लो। ये बहुत ही लंबा टॉपिक है, इसके अंदर मैं आपको 10-20 मिनट के अंदर तो खैर नहीं समझा सकता, लेकिन कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए और आप अपनी ये एम्पाद्रोन करवा लो ताकि आप अपना लीगल स्टेटस बहाल रख सको यूरोप के अंदर। अच्छा, अब जब आपकी इस एम्पाद्रमेंटो को 3 साल का अरसा मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद आप स्पेन का पहला रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब दोबारा इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको डायरेक्टली वो टीआरसी कार्ड दे देंगे, आप सिर्फ एलिजिबल हो गए अप्लाई करने के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है कि आपके पास एक तो 3 साल पूरे हो चुके हों एम्पाद्रमेंटो को, और दूसरा आपके पास एक जॉब का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। जॉब कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जिसके अंदर आप फुल टाइम वर्कर हायर किए गए हो किसी कंपनी की जानिब से, यानी कि आपको एक हफ्ते में 40 घंटे काम करना अलाउ हो किसी कंपनी के साथ। या फिर आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकते हो कि कोई कंपनी आपको 20 घंटे के लिए हायर करे। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना के और अपना एम्पाद्रमेंटो का पेपर जो आपके पास ऑलरेडी होगा वो आप लेके इमिग्रेशन ऑफिस जाओगे और आप अपना पहला रेजिडेंस कार्ड अप्लाई कर दोगे। तो गाइज ये प्रोसेस है स्पेन के अंदर एम्पाद्रमेंटो करवाने का और नॉर्मल एम्पाद्रमेंटो को रेड क्रॉस की एम्पाद्रमेंटो में कन्वर्ट करवाने का। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी सवाल कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारी ईमेल पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस वीडियो का मैं एक दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको सिंपल रेड क्रॉस की एम्पाद्रमेंटो करवाने का प्रोसेस बताऊंगा। यहाँ तो मैंने आपको ये बताया कि आपने कन्वर्ट कैसे करना है, उस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि आपने रेड क्रॉस की एम्पाद्रोन कैसे करवानी है। इसी के साथ अब ज़िशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।